endless war to the last drop of blood against anyone who dares to attack our states. बुर्किना फासो, जो एक अफ्रीकी देश है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी लगभग 20 अरब डॉलर की है। ऐसे में जब देश की सरकार ने अचानक घोषणा की कि वो 200 अरब डॉलर की सड़क योजना शुरू कर रही है, तो यह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर थी। लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है या फिर कोई गलतफहमी, लेकिन ये पूरी तरह सच था। इस योजना का नाम रखा गया फासो मेबोआ। ये कोई अंतरराष्ट्रीय फंड से चलने वाली परियोजना नहीं थी। इसमें ना वर्ल्ड बैंक का पैसा था, ना आईएमएफ की कोई शर्त और ना ही किसी पश्चिमी देश की सलाह। ये पूरी तरह से बुर्किना फासो की अपनी योजना थी, अपने संसाधनों से अपने लोगों के लिए बनाई गई। ये घोषणा ना तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, ना ही किसी रंगीन समारोह में। सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज जारी किया गया जिसमें लिखा था कि देश की सड़कें अब नए सिरे से बनाई जाएंगी। फिर क्या था? कुछ ही हफ्तों के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों में निर्माण मशीनें पहुंचने लगीं। सैकड़ों बुलडोजर, रोड रोलर और दूसरी भारी मशीनें सहेल से लेकर सेंटर सुद तक हर प्रांत में फैलने लगीं। गांव के लोग चौंक कर देखने लगे कि जो रास्ते आज तक कच्चे और उबड़ खाबड़ थे, वहां अब पक्की सड़कें बन रही थीं। बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके गांव तक पक्की सड़क पहुंचेगी। इन मशीनों को खरीदा गया था, किराए पर नहीं लिया गया। इन्हें चलाने वाले विदेशी नहीं थे, बल्कि देश के इंजीनियर और युवा थे। सरकार ने पहले ही इन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी कर ली थी। यूनिवर्सिटी से निकलते ही युवाओं को साइट पर भेजा गया, उन्हें मशीन चलाना सिखाया गया, नक्शे पढ़ना सिखाया गया और उन्हें जिम्मेदारी दी गई। ये कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं थी। इसमें कोई देरी नहीं थी, कोई बहाना नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। हर चीज समय पर हो रही थी। हर टीम को एक लक्ष्य दिया गया, एक समय सीमा दी गई और कहा गया कि काम पूरा करो। सरकार ने देश की सोने की कमाई से पैसा इकट्ठा किया। टैक्स सुधार करके और घरेलू संसाधनों का सही उपयोग करके उन्होंने इस योजना के लिए पैसा जुटाया। न तो उन्होंने विदेशी कर्ज लिया और न ही किसी से मदद मांगी। ये सोच ही पूरी तरह अलग थी। आमतौर पर अफ्रीकी देशों में योजनाएं तब बनती हैं जब कोई विदेशी संस्था फंड देती है। फिर वो संस्था तय करती है कि पैसा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा और कब लगेगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ देश के अंदर ही तय हुआ, देश की जरूरतों के अनुसार। चीन जरूर तकनीकी सलाह दे रहा था, लेकिन वो भी पूरी तरह पर्दे के पीछे से। इस योजना पर ना तो चीन का झंडा था, ना ही कोई विदेशी कंपनी काम कर रही थी। ये बुर्किना फासो का अपना प्रोजेक्ट था, जिसे बुर्किना फासो के लोग ही चला रहे थे। ये एक नया प्रयोग था, एक साहसी प्रयोग। लोग कह रहे थे कि शायद ये सब सिर्फ दिखावा है, कुछ दिन चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये योजना रोज बढ़ती जा रही थी। फासो मेबोआ योजना के तहत देश के हर जिले में सड़कें बननी शुरू हुईं। ये सिर्फ एक राजधानी या बड़े शहर की योजना नहीं थी। हर कोने तक, हर छोटे गांव तक सड़क पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। हर मशीन के पास नक्शा था कि उसे कहां काम करना है। हर कर्मचारी जानता था कि उसकी टीम को कितने किलोमीटर सड़क बनानी है और कितने दिनों में। हर गांव को योजना में जोड़ा गया। अगर गांव योजना में हिस्सा नहीं लेता तो वहां सड़क नहीं बनती। इससे गांव वाले भी जिम्मेदारी लेने लगे। कई इलाकों में काम रात के समय किया गया ताकि सुरक्षा खतरे के बावजूद गति बनी रहे। सैनिकों की निगरानी में रात में भी मशीनें चलती थीं। सरकार जानती थी कि अगर गति धीमी हुई तो विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाएंगी, इसलिए गति बनाए रखना जरूरी था। इस योजना में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की थी। हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मशीन चलाना, सर्वे करना, नक्शा पढ़ना, माप लेना, सड़क की गुणवत्ता की जांच करना, हर काम उन्हें सिखाया गया। ये केवल एक रोजगार योजना नहीं थी, बल्कि एक कौशल विकास अभियान था। युवाओं ने सीखा कि कैसे एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। कुछ लोग जो पहले बेरोजगार थे, अब साइट मैनेजर बन चुके थे। कुछ महिलाएं जो पहले केवल खेतों में काम करती थीं, अब सामग्री आपूर्ति के कार्यों में लगी थीं। सड़कें ऐसे प्लान की गईं कि वे खेती के केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सुरक्षा चौकियों से जुड़ें। यानी ये केवल यात्रा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए बनाई जा रही थीं। सड़कों के बनते ही गांवों का चेहरा बदल गया। जो प्याज पहले खेतों में सड़ जाता था, वो अब समय पर शहरों तक पहुंचता था। अब किसान अच्छा दाम पा रहे थे। महिलाएं जो बाजार में सब्जियां बेचती थीं,
अब वो खुद ट्रक किराए पर लेकर माल भेज रही थीं। मोबाइल पैसे के लेन देन में जबरदस्त वृद्धि हुई। पहले जहां सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता था, अब वहां रोज दुकानें खुलती थीं। गांवों में अब रोशनी थी, क्योंकि सड़कों के साथ साथ सोलर लाइट्स भी लगाई गई थीं। एक गांव से दूसरे गांव जाना अब कुछ घंटों का काम रह गया था। पहले यही सफर 2 दिन में होता था। शिक्षक अब दूरस्थ स्कूलों में जाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर कोई आपात स्थिति आई तो अस्पताल पहुंचना संभव है। बुर्किना फासो अब केवल गांवों का समूह नहीं रहा, वो अब एक जुड़ा हुआ राष्ट्र बन रहा था, जहां हर नागरिक को यह लगने लगा कि वो इस देश का हिस्सा है और देश उसकी परवाह करता है। फासो मेबुआ योजना की सबसे अनोखी बात यह थी कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक योजना थी। जहां भी सड़क जाती वहां सरकार की मौजूदगी पहुंच जाती। बुर्किना फासो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों से परेशान था, खासकर उसके उत्तर और पूर्वी हिस्सों में। वहां सशस्त्र गुट सक्रिय थे जो गांवों पर हमला करते, लोगों से वसूली करते और सरकार से अलग शासन चलाते। इन गुटों की सबसे बड़ी ताकत थी इलाके की दुर्गमता। वहां सड़कें नहीं थीं तो सेना समय पर नहीं पहुंच सकती थी। हमले होते ही आतंकवादी जंगलों में गायब हो जाते थे। अब जब नई सड़कें वहां पहुंची तो सेना 4 घंटे की जगह 40 मिनट में पहुंचने लगी। मशीनें, जवान, डॉक्टर, शिक्षक, अब सब सरकार के लोग वहां दिखने लगे। गांव वालों को एहसास हुआ कि अब उन्हें आतंकवादियों की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार अब मदद भी ला रही थी और रोजगार भी। कुछ बुजुर्गों ने तो खुद जाकर सरकार को आतंकियों के ठिकानों के बारे में बताया ताकि सड़कें सुरक्षित रह सकें। सरकार ने सिर्फ सड़कें नहीं बनाईं, बल्कि उनके साथ सुरक्षा यूनिट्स भी लगाईं। ये यूनिट्स निर्माण दल की सुरक्षा करती थीं और साथ ही निर्माण में मदद भी। योजना का एक और पहलू था राजनीतिक असर। पड़ोसी देश जैसे माली, नाइजर, टोगो और घाना अब इस मॉडल को समझने के लिए प्रतिनिधि भेजने लगे थे। सब देख रहे थे कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक गरीब देश इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया भी इस पर चुप था, क्योंकि ये मॉडल IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों को चुनौती दे रहा था। अफ्रीका अब कह रहा था, हमें आदेश नहीं चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। अब ये योजना केवल एक देश की योजना नहीं रही, ये एक विचार बन गई थी, एक आंदोलन, एक नई दिशा। जो देश कल तक दूसरों की सहायता पर निर्भर थे, अब कह रहे थे, हम खुद बना सकते हैं, खुद चला सकते हैं, खुद तय कर सकते हैं। फासो मेबुआ ने साबित किया कि अफ्रीका केवल संसाधनों का भूखा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने को तैयार है, और ये शुरुआत बुर्किना फासो से हुई है। अब ये केवल सड़कें नहीं हैं, ये देश की नसें हैं जो हर कोने को जोड़ रही हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और रणनीतिक रूप से। और ये संदेश दे रही हैं, हम टूटेंगे नहीं और अब किसी की आज्ञा नहीं लेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आज जब हम अपने देश में भी सड़कें, रोजगार और आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं तो बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकी देश की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। एक गरीब, घिरा हुआ और आतंकवाद से जूझता देश जब ठान लेता है कि उसे अब किसी की इजाजत नहीं चाहिए, तब वो इतिहास लिख देता है। ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो कहती है हम खुद कर सकते हैं अगर खुद पर भरोसा करें। बिना वर्ल्ड बैंक, बिना विदेशी सलाह, बिना किसी ग्लैमरस भाषण के एक देश ने दिखा दिया कि अपनी मिट्टी से जुड़कर, अपने लोगों को साथ लेकर और बिना झुककर भी विकास किया जा सकता है।